हेलो बच्चों, मैं आपका अपना ए स्क्वायर सर आज आपके सामने आया हूँ जेई मेन 2026 की काउंसलिंग के लिए और जेई आईआईटी की काउंसलिंग के लिए। जैसा कि आपको पता है कि 1 जून को आईआईटी का रिजल्ट आ जाएगा और आईआईटी का रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में क्या रहता है कि सर मुझे जोसा की काउंसलिंग करनी है। अब जोसा की जो काउंसलिंग है उसका प्रोसेस इतना बड़ा है कि उसे समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हमें काउंसलिंग करनी है, क्योंकि देखिए ये आपको पता है कि कैरियर का सवाल है। अगर आपने एक भी गलती कर दी, कहीं भी आपने मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा करियर चौपट हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस जोसा की काउंसलिंग को बहुत अच्छे से समझें, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बहुत डिटेल में जोसा की काउंसलिंग आपके लिए लेकर आया हूं, तो ध्यान से समझते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जोसा की काउंसलिंग चालू होगी 1 जून को आईआईटी के रिजल्ट आने के बाद, यानी 2 जून से जोसा की काउंसलिंग चालू होने वाली है। तो सबसे पहले जोसा काउंसलिंग को समझते हैं कि जोसा की काउंसलिंग है क्या बेसिकली, राइट। चलिए आ जाइए। ठीक है, देखिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेकर आए हैं, आपको एक एक करके हम सारे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जोसा की जो काउंसलिंग जो चालू होने वाली है, जो हमें बताया गया है, वो है 2 जून 2026 से इसकी काउंसलिंग चालू होगी। और राउंड 1 राउंड 2 बहुत सारे राउंड इसके होते हैं, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जोसा की जो काउंसलिंग चालू होगी वो चालू होगी 1 तारीख से 2 तारीख से 2 जून से, राइट। अब सबसे पहली बात है कि सबसे स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि जोसा की काउंसलिंग के थ्रू मुझे क्या क्या मिल सकता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जोसा की काउंसलिंग के थ्रू मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो देखिए मैं आपको सबसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए जोसा की काउंसलिंग से आपको क्या क्या मिल सकता है। देखिए सबसे पहली बात, जोसा की काउंसलिंग के थ्रू हमें आईआईटीज़ मिल सकते हैं, राइट। टोटल 23 आईआईटीज़ हमारे पास हैं, लगभग 18,160 सीटें हमारे पास आईआईटीज़ के अंदर होती हैं। अगर हम बात करें एनआईटीज़ की तो लगभग एनआईटीज़ हमारे पास 32 एनआईटीज़ हैं, जिसमें लगभग हमारे पास जो सीट्स हैं वो 24,000 के आसपास हैं। अगर मैं ट्रिपल आईटीज़ की बात करता हूँ तो ट्रिपल आईटीज़ हमारे पास 26 है, इसमें लगभग 9,940 सीटें हैं। और अगर मैं बात करूँ जीएफटीएस की, विच इज़ नोन एज गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, जिनमें हमारे पास लगभग 10,000 के आसपास सीटें हैं, राइट। इसमें एक चीज़ समझने की जरूरत है कि जो बच्चे सिर्फ जेई मेन में क्वालिफाई करते हैं, जो एडवांस में क्वालिफाई नहीं करते, ध्यान से सुनिए, जो बच्चे जेई मेन में क्वालिफाई करते हैं, एडवांस में क्वालिफाई नहीं करते, राइट, उनके लिए अगर मैं बात करूं तो उनके लिए केवल ये वाले कॉलेजेस हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, जो बच्चे जेई मेन के लिए क्वालिफाई करते हैं उनके लिए केवल ये वाले कॉलेजेस हैं, है ना। अगर आप जेई मेन के थ्रू जाते हैं तो आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। इसमें एक चीज़ और रह गई है, वो है IIEST शिवपुर, उसके भी आपको एडमिशन मिल सकता है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो लगभग अगर आप सीटें कैलकुलेट करके देखेंगे तो लगभग 60 से 62,000 सीटें हमारे पास हैं, देखा जाए तो, अगर मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन अगर आप आईआईटी में क्वालिफाइड होते हैं तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो आईआईटी में क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, और ये उन बच्चों के लिए जो जेई मेंस में क्वालिफाई हुए हैं, है ना। समझ में आ गया। तो ये डेटा बहुत ज़रूरी है समझना। सबसे पहले मुझे ये तो समझ में आया कि सर मैं आईआईटी में जा सकता हूँ, क्या सर मैं जेई मेन में जा सकता हूँ, क्या मैं मेरे जो स्कोर आया उसके बेसिस पे मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो बेटा ये समझना ज़रूरी है कि हम अगर जेई मेन के थ्रू जा रहे हैं तो ये मेरे लिए कॉलेजेस हैं, आईआईटी में जा रहे हैं तो हमारे पास ये मेरे लिए कॉलेज हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहली बात आती है इसका प्रोसेस क्या है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका प्रोसेस क्या है। देखिए सबसे पहले जब जोसा की काउंसलिंग चालू होगी 2 जून को, तो आपको सबसे पहले वहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, चेक एलिजिबिलिटी तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत क्लियर है मेरे ख्याल से। चूंकि आप एग्जाम दे चुके हैं तो आप सबको एडवांस की एलिजिबिलिटी पता होगी कि एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले अगर आप आईआईटी के लिए जा रहे हैं तो जेई एडवांस 2026 में आप क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो जेई एडवांस 2026 में अगर आपने आईआईटी क्वालिफाई किया है तो आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी कंडीशन क्या है आपको पता ही है, क्लास 12 पास होना ज़रूरी है। क्लास 12 में भी इसमें कंडीशन है कि 75% आपका होना चाहिए या अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आना ज़रूरी है। अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आना ज़रूरी है। मान लो आपकी 75% से कम है। एक मिथ, एक जो मार्केट में जो सिनेरियो बना हुआ है, एक मार्केट में जो एक बात चलती है, सबसे पहले सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर 75% लाना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि 75% के साथ एक कंडीशन और होती है कि आप अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में है या नहीं। हर बोर्ड की टॉप 20 परसेंटाइल हर साल निकाली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग आती है। हो सकता है किसी स्टेट की 70% ही आए। अब मान लो किसी बच्चे की 70% आ रही है और वो अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आ रहा है तो वो एलिजिबल है ना। तो ये जो दिमाग में सेट है ना कि 75% हर किसी बच्चे से आप बात करोगे तो 75% गाया जाता है। नहीं भैया, 75% के अलावा ऑब्लिक करके कंडीशन है कि आप अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग फॉर आईआईटीज, राइट। और सिमिलरली एनआईटीज के लिए भी कंडीशन वही है। एनआईटीज के लिए भी कंडीशन है कि एनआईटीज, आईआईटी और जीएफटीज के लिए भी हमारे पास सेम कंडीशन है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा
जो बच्चा आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता है, आईआईटी का अटेम्प्ट 2 बार होता है ना, आपको पता ही है आप आईआईटी 2 बार दे सकते हैं। तो इसमें कंडीशन साफ साफ लिखी हुई है ना, आपने 2025 में या 2026 में 12th पास किया है, 2025 में या 2026 में आपने 12th पास किया है तो आप एलिजिबल हैं, राइट, ठीक है, समझ में आ गया। और सबसे पहली बात ये आपको दिख रहा है 75% क्राइटेरिया, 65% SC/ST कैटेगरी के लिए, वो मैं समझा चुका हूँ। एनआईटी का आपको पता है कि जेईई मेन का एग्जाम हम 3 बार दे सकते हैं, ठीक है, आईआईटी का एग्जाम हम 2 बार दे सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली ये क्राइटेरिया है जो हमें समझ में आना चाहिए कि क्या मैं काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर आईआईटी जोसा काउंसलिंग, राइट। हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर, राइट। अब सेकंड स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 तो मुझे पता चल गया। अब स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपको बताई है वो ऑलरेडी आपको पता थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता था। स्टेप नंबर 2 पर आते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से मुझे पूरा प्रोसेस समझना है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि सबसे पहले आपको josa.nic.in पर जाना है। रिपीट कर रहा हूँ, आपको josa.nic.in पर जाना है, ठीक है। josa.nic.in पर जाएंगे, वहां पर जाकर आपको क्या करना है, जैसे आप विजिट करेंगे उसकी ध्यान रखना ऑफिशियल साइट पे जाना है। बहुत सारी साइट्स खुल जाती हैं, कई बार अननेसेसरी बच्चा गलत साइट पे चला जाता है। आपको josa.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है, वहां पर जाकर आप क्लिक करेंगे और वहां पर एक ऑप्शन आएगा आपके सामने, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वहां पर जाकर आपको रजिस्टर करना है। आपको बता दूं, जोसा काउंसलिंग में रजिस्टर करने का फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, दैट इज कंप्लीटली फ्री। आपको जाना है, वहां पर साइट पे जाएंगे, साइट पे जाके आपको क्या करना है, उसमें रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करने के बाद इसमें 2 चॉइस हैं। अगर आपने जेईई मेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बेसिकली अगर आप आप एनआईटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप जीएफटीई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप IIIT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको जेईई मेन का रोल नंबर डालना है, ठीक है। अगर आप आईआईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आईआईटी का रोल नंबर डालना है। क्लियर, समझ में आ गया। अगर आपको आईआईटी के लिए अप्लाई करना है, अगर आपको लगता है मुझे आईआईटीज़ में जाना है, आईआईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यू हैव टू अप्लाई, आपका जो आईआईटी का रोल नंबर है वो अप्लाई करेगा। और अगर आपको जेईई मेन में जाना है तो जेईई मेन का रोल नंबर अप्लाई करेगा। वहां पर आपको कैंडिडेट का नेम है, मदर नेम है, ये सब डिटेल वहां पर डालनी होगी, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। फिर वहां पे आपके से ओटीपी आएगा, जो नंबर आपने डाला होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के आप रजिस्टर करेंगे। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, स्टूडेंट को एक पासवर्ड का ऑप्शन आता है। अब क्या होता है ना, पासवर्ड बच्चा कुछ भी भर देता है। भैया पासवर्ड आप ध्यान रखिए, बार बार चेक कैसे करोगे भाई? आपने एक बार रजिस्टर कर दिया, बार बार थोड़ा ना पासवर्ड चेंज कर पाओगे, है ना, ठीक है। एक बार आप पासवर्ड भूल गए तो फिर आप बहुत दिक्कत आती है। इसलिए ध्यान रखिए, पासवर्ड एक बार ऐसा बनाइए जो सिक्योर हो। आपकी जो चॉइस आप फिल करोगे उसको कोई चेंज नहीं कर सकता हो। पता चला कि आपने पासवर्ड बना दिया, किसी ने आपका पासवर्ड चुरा लिया और आपका अकाउंट खोल के उसमें जो आपने चॉइसेस भरी थी वो चेंज कर दी। तो ध्यान रखिए, पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि बार बार हमें पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिश करिएगा पासवर्ड ऐसा रखिए आपको याद रहे, और स्ट्रांग पासवर्ड हमें बनाने की ज़रूरत है, राइट। तो अपने पास देखिए, आपको पासवर्ड मैंने बता दिया, तो उसके बाद अपने डिटेल्स कंफर्म करिए। जहाँ तक ध्यान रखिएगा, एक बार भी, मतलब ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। हर साल मैं, मतलब इतने बच्चे हम देखते हैं, मतलब हम इतना समझाते हैं, फिर बच्चा इतनी मिस्टेक्स करता है। यार आप कम से कम बेसिक डिटेल तो ढंग से भरिए। मैं आपको एक अभी छोटा सा एग्जांपल थोड़ी देर बाद दूंगा, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या बच्चा मिस्टेक करता है ना। तो प्रॉपर तरीके से सबका जेंडर है वो प्रॉपर भरिए, कैटेगरी बहुत अच्छे से भरिए, जो आपकी कैटेगरीज है, स्टेट का जो कोड है वो ढंग से भरिए, ठीक है ना। आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ढंग से भरिए, ठीक है ना। क्योंकि होगा क्या, जैसे मान लो आपने कैटेगरी गलत भर दी, लेट सपोज आपने कैटेगरी गलत भर दी। अरे यार आपने कैटेगरी गलत भर दी तो चेंज करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप सिर्फ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ही चेंज कर पाओगे बाद में जाके। अगर आपने कैटेगरी गलत भर दी, भैया आप मान लो जनरल के थे, आपने SC/ST भर दिया, SC/ST के थे जनरल भर दिया, मतलब बेसिकली आपने अगर कैटेगरी गलत भर दी तो उसमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से, बहुत प्रॉपर तरीके से चीज़ों को फिल करिए, ताकि कोई आगे जाके आपको चैलेंज ना आए। आपकी कोई भी गलती आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे को ध्यान रखना है, ठीक है। जेईई मेन 2026 एप्लीकेशन, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब चीज़ें करिए। पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है 2 जून 2026 को जोसा की साइट पर जाकर, राइट। चलिए, अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, देखिए नेक्स्ट स्टेप आती है मेरे पास। जैसे आप जोसा की साइट पे गए, है ना, आपने रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने के बाद आपको करना है कि भाई आपको तो चॉइस फिल करनी है। भाई सबसे, भाई हमारे पास रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम किस लिए जा रहे हैं जोसा पे? जोसा पे हम कॉलेज लेने के लिए तो जा रहे हैं। तो जब हम जोसा पे कॉलेज लेने के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली हमें वहाँ पे करना है क्या है, चॉइस फिलिंग करनी है। तो जो चॉइस फिलिंग वाला जो स्टेप है, चॉइस फिलिंग वाला जो प्रोसेस है, वो अच्छे समझते हैं कि चॉइस फिलिंग वाले में होता क्या है। देखिए समझ में आया। देखिए सबसे पहले आता लिखा है व्हाट टू फिल, व्हाट टू फिल, है ना, उसमें लिखा है व्हाट टू फिल। तो आपको बताता हूँ व्हाट टू फिल का मतलब क्या है। आपको चॉइसेस फिल करने का ऑप्शंस आते हैं, है ना। मैं आपको बताता हूँ, जनरली अगर मैं बात करूँ तो 600 प्लस के ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। इसको हम बोल सकते हैं अनलिमिटेड ऑप्शन है एक तरह से। अगर मैं आपसे बोलूँ तो अनलिमिटेड ऑप्शंस बोले जाते हैं, क्योंकि 600 से ज़्यादा ऑप्शंस बनने का वैसे भी किसी का मन नहीं होता। फिर भी आपके पास मैं बोल सकता हूँ अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, यानी 600 से ज़्यादा चॉइसेस आप भर सकते हैं कॉलेजेस की,
ठीक है, मतलब अगर आप IIT के लिए जा रहे हैं तो 600 प्लस 300 मतलब 900 के आसपास चॉइसेस रहती हैं। अगर NITs के लिए जा रहे हैं तो 600 चॉइस रहती है। मतलब चॉइसेस बहुत हैं बच्चों के पास, है ना। जैसे इसलिए मैं इसका एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, अनलिमिटेड। क्या यूज़ कर रहा हूँ? अनलिमिटेड चॉइस, राइट। ठीक है, तो फिल एज मैनी एज चॉइस, देयर इज नो अपर लिमिट। बेसिकली अगर देखा जाए, अपर लिमिट का मतलब है कि आप 600 के आसपास जब चॉइस भर रहे हो तो एक तरह हम इसे बोल सकते हैं अनलिमिटेड चॉइस है, भरते जाओ। ठीक है, अब चॉइसेस तो पहली बात तो चॉइसेस भरनी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। वो आपकी रैंक पर ये भी दिखाएगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है ना, तो वो पोर्टल पे शो होगा ऑप्शन बेस्ड ऑन योर जेईई रैंक एंड कैटेगरी, है ना, समझ में आ गया। अब इसमें चॉइस फिल करते समय बच्चे के दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं कि सर मैं चॉइस कैसे फिल करूं, कहां से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक बच्चे की रैंक, सपोज मान लेते हैं एक बच्चे की रैंक IIT में 13,000 रैंक आई, ठीक है ना। एक बच्चे की रैंक IIT में 13,000 रैंक आ रही है ना। एक बच्चा जिसकी रैंक IIT में 13,000 रैंक आ रही है, अब उससे बोला गया कि चॉइस फिल करो। ठीक है, अब उसने क्या करा, जोसा का डेटा निकाला। जोसा का डेटा निकाल के उसने देखा कि लास्ट ईयर 13,000 रैंक पर क्या क्या मिला था। ठीक है, अब एक बच्चा क्या करेगा, बच्चे ने देखा कि 13,000 रैंक पर मुझे ये ऑप्शंस अवेलेबल थे। मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 अवेलेबल था, ऑप्शन नंबर 2 अवेलेबल था, ऑप्शन नंबर 3 अवेलेबल था, ऑप्शन नंबर 4 अवेलेबल था। या उसने 5, 6, 7 ऑप्शन सेलेक्ट करे और उसने सेलेक्ट कर लिया कि ये 13,000 रैंक पे मुझे लास्ट ईयर मिले थे, लास्ट ईयर मिले थे। तो उसके बेसिस पर उसने 8-10 कॉलेज सेलेक्ट किए और भाई ने चॉइस में सिर्फ ये 10 भर दिए। ऐसी गलती ना करें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी गलती ना करें। आप हमेशा टॉप कॉलेजेस से ही चॉइस फिल करना चालू करिए। जैसे मान लेते हैं मेरी रैंक 13,000 है ना, 13,000 रैंक है, तो मैं IIT बॉम्बे में मैं तो CS से ही चालू करूंगा। मैं तो IIT बॉम्बे में CS से ही चालू करूंगा। ठीक है, फिर मैं IIT दिल्ली की जो है वो CS से चालू करूंगा। मुझे दिक्कत क्या आ रही है भाई, जब मुझे चॉइस अनलिमिटेड मिल रही है तो मैं क्यों नहीं भरूं। ठीक है, तो मैं जितने भी टॉप IITs हैं सबसे पहले उनकी CS भरूंगा, फिर टॉप IITs की सेकंड टॉप मोस्ट ब्रांच भरूंगा, फिर टॉप IIT की थर्ड टॉप मोस्ट ब्रांच भरूंगा, फिर टॉप IITs की टॉप मोस्ट फोर्थ ब्रांच भरूंगा। तो हमें जब चॉइसेस अनलिमिटेड दे रही है गवर्नमेंट भरने के लिए, तो हमें क्या दिक्कत है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट ईयर का डेटा निकाल के 8, 10, 15, 20 चॉइस भरकर आते हैं। और कई बार, मैं ही नहीं कहता कि हमेशा ऐसा होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि जो चॉइस आपने भरी है ना, क्योंकि वो तो डेटा लास्ट ईयर का है, वो तो लास्ट ईयर का डेटा होता है। अब लास्ट ईयर का डेटा हमेशा लास्ट ईयर के डेटे के हिसाब से तो जिंदगी नहीं चल सकती ना, डेटा तो हमेशा वेरी करता है, हर साल वेरी करता है। पता चला कि आपने चॉइस भरी थी, उसमें से आपको बहुत खराब कॉलेज मिल गया, आपकी चॉइस ही नहीं थी। तो बेसिकली चॉइस ज़्यादा से ज़्यादा भरिए, टॉप कॉलेज से भरना चालू करिए। टॉप कॉलेज से भरने के बाद ये भरना है आपको, मैंने मना करा कि ये नहीं भरना है, आपको भरना है, पर हमेशा टॉप कॉलेज से भरना चाहिए। जब आपको चॉइस अनलिमिटेड दी जा रही है तब टॉप कॉलेजेस से ही चॉइसेस भरें, ध्यान रखिए, टॉप कॉलेज से चॉइस भरना चालू करिए। अरे सारे टॉप IITs की भरिए, सारे टॉप IIT की सारी टॉप ब्रांचेस भर दीजिए। ये नहीं कि सीधा आप 13,000 रैंक पे सर मुझे तो यही मिल सकता था, मैं तो 10 ही चॉइस भरकर आ गया। नहीं भैया, कब किस्मत पलट जाए कोई भरोसा नहीं है, कब आपका चांस लग जाए कोई भरोसा नहीं है। तुक्का भी लग सकता है भैया, तो चांस लेने में कोई बुराई नहीं है। और जब चांस लेने का में कुछ दिक्कत ही नहीं आ रही, जब कैसे लग ही नहीं रहा, कुछ लग ही नहीं रहा, तो चांस पूरा लीजिए। चॉइस फिलिंग, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिल करिए, पर चॉइस फिल करते समय एक ही बात का ध्यान रखिए कि ऐसा कोई कॉलेज या ऐसा कोई ब्रांच नहीं भरनी है जो हमें नहीं लेना हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कोई कॉलेज, ऐसी कोई ब्रांच नहीं भरनी जो मैं ले रही है। जैसे मान लो आपने किसी कॉलेज IIT में, है ना, मान लेते हैं आपको IIT, आपने BHU में माइनिंग भर दिया। ठीक है, आपने IIT BHU में माइनिंग भर दिया। ठीक है, अब IIT BHU में माइनिंग आपको लेनी ही नहीं थी और किस्मत से आपको IIT BHU में माइनिंग अलॉट हो गई। अगर आपको IIT BHU में माइनिंग लेनी ही नहीं थी तो आपने भरा ही क्यों। सीधी सी बात है, आप बिल्कुल क्लियर माइंड सेट के साथ जाइए कि मुझे ये ब्रांच नहीं लेनी है, तो भैया भरना ही नहीं है। ठीक है, पहले घर वालों से डिस्कस कर लो कि पापा या मम्मी से डिस्कस कर लो कि पापा अगर मुझे ब्रांच मिल जाए तो क्या आप मुझे लेने दोगे, नहीं लेने दोगे, आप दिमाग में क्लियर रखते हैं। ठीक है, अननेसरी हम क्यों ऐसी चीज़ें भरें जो हमें लेनी ही नहीं है, फिर बाद में हम परेशान रहें कि यार ये मिल गया, राइट। तो ध्यान रखें, ऐसी कोई ब्रांच, ऐसी कोई कॉलेज ऐसे ना भरें जहां आपको जाना ही नहीं। ये चॉइस फिलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया। अगर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, उसका स्मार्ट एड्रेस ही क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ स्मार्ट में कि पुट योर एब्सोल्यूट ड्रीम कॉलेजेस और ब्रांचेस एज चॉइस 1, राइट। ठीक है, यहाँ पे ड्रीम वर्ड यूज़ किया है। ड्रीम कॉलेज का मतलब होता है हर किसी का सपना। अगर मैं देखूँ, इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग, राइट, इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, तो दैट मीन्स हर आदमी का एक सपना होता है कि मुझे IIT बॉम्बे में CS मिलना चाहिए, राइट। तो वो आपका ड्रीम कॉलेज है, पर आपकी रैंक में मिलेगा तो नहीं, ये तो चांसेस हम भी जानते हैं, पर आप भर सकते हैं। तो हमेशा चॉइसेस वहाँ से बनना चालू करिए जो आपको लगता है यार ये टॉप कॉलेज है, इनकी ब्रांच पैसा टॉप ब्रांचेज है, भरिए, क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्मार्टली इसको चॉइसेस को भरिए। ठीक है, धीरे धीरे ऑप्शन मिडिल ऐप करते जाइए, है ना। एट सेफ बैकअप ऑप्शन एट द बॉटम। ठीक है, मोर चॉइसेस मोर सेफ्टी। जितनी चॉइसेस भरेंगे उतने ही ज़्यादा आप सेफ रहेंगे, जितनी कम चॉइसेस भरेंगे उतने आप कम सेफ रहेंगे। ध्यान रखिए, तो चॉइसेस ज़्यादा से ज़्यादा भरिए। अब इसमें एक लॉकिंग रूल आता है, ये भैया बहुत समझना ज़रूरी है।
इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मान लो आपको चॉइस भरनी थी, है ना। अब चॉइस भरने के बाद आता है, होता क्या है, जैसे आप जोसा काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर दिए, अब आपको है ना चॉइसेस लॉक करने का ऑप्शन है। जब चॉइस लॉक करने का ऑप्शन आता है तो उसमें होता क्या है, आपको एक डेट मिलेगी, वो डेट अभी थोड़ी देर बाद आने वाली है ना, ठीक है। होगा क्या, चॉइस लॉक करने की डेट होती है, पर्टिकुलर डेट वो देंगे, जोसा वाले बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर डेट तक आपको चॉइसेस लॉक करनी है, ठीक है। जब आपको चॉइसेस लॉक करनी है तो ध्यान रखना है, आपको चॉइसेस अब दो तरह से लॉक होती हैं, या तो हम आप लॉक कर दें खुद, है ना। अब हमने लॉक कर दिया, खत्म। एक बार लॉक करने के बाद आप ध्यान रखना, चॉइस चेंज नहीं हो सकती। समझ में आ गया? मतलब ये तो बेसिकली ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्टूडेंट जब चॉइस फिल करे, मैं तो कहता हूँ पेपर पे लिखो, कहीं भी लिखो, 4 बार देखो, 4 बार लोगों से डिस्कस करो, उसके बाद भरो, उसके बाद लॉक करो, क्योंकि एक बार आपने चॉइस लॉक कर दी उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी बात ये है, अगर आपने चॉइस लॉक नहीं करी और चॉइस भर ली, ध्यान से सुनना, अगर आपने चॉइस लॉक कर ली पर आपने चॉइस लॉक नहीं करी है लेकिन आपने चॉइस भर दी, तो जो टाइम है ना, जो टाइम लाइन है उस दिन, जो मान लो शाम को 5 बजे का टाइम है, कोई भी डेट हो सकती है, उस डेट पे जो शाम को 5 बजे का टाइम है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगी। तो हम सजेस्ट करते हैं बच्चे को कि बेटा चॉइस खुद लॉक करो। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो जो चॉइस आपने डाली हुई है वो अपने आप लॉक हो जाएंगी। तो बेटर है कि हम खुद लॉक करें। हमें पता तो है कि हमने चॉइसेस क्या भरे, चॉइसेस को कई बार रिव्यू करिए, लास्ट डेट से पहले कई बार चेक कर लीजिए कोई गलत तो नहीं भर दिया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए देता हूँ, हमारे एक सर थे जो उनके मिलने वालों का बच्चा था, ठीक है, राइट। अब उसकी IIT में रैंक आ गई। अब IIT में जब रैंक आई तो उसने क्या करा, चॉइस फिल करनी थी। चॉइस फिल करते समय उसने क्या करा, है ना, उसने क्या करा, यहाँ पर IIT मतलब सेकंड नंबर पे उसको IIT हैदराबाद भरना था या IIT का कोई कॉलेज भरना था, ठीक है। सेकंड नंबर पे उसको IIT का कोई कॉलेज भरना था और सेकंड नंबर पे IIT की जगह उसने IIT भर दिया। सिर्फ एक आई का ही तो फर्क है, एक सिंगल आई का फर्क है। भरना था IIT का कॉलेज, भर दिया उसने IIT का। अब वो चूंकि सेकंड नंबर पे भरा था, अब उसकी रैंक तो ठीक ठाक थी, रैंक अच्छी थी। जब उसकी रैंक अच्छी थी, सेकंड नंबर बहुत अच्छी रैंक थी, तो उसको सीधा IIT अलॉट हो गया। अब जब सेकंड नंबर पे उसने IIT ही भरा था, उससे ऊपर जो कॉलेज था उसको मिल ही नहीं सकता था उसकी रैंक पर, तो वो चॉइस लॉक हो गई। यानी उस बच्चे की सिर्फ एक आई की मिस्टेक की वजह से, उस बच्चे की एक सिर्फ आई की वजह से मिस्टेक से वो IIT में नहीं जा पाया। एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, चॉइस फिल करते समय ध्यान से भरो। आपकी एक गलती आपका करियर चौपट कर सकती है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत तरीके से चॉइसेस लॉक करिए और उसके खुद ही लॉक करिए। गवर्नमेंट का या जोसा का इंतजार मत करें कि वो खुद ही लॉक कर देगा, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। नहीं भैया, आप लॉक करके सेफ रहो ना यार, क्यों अपने को परेशान करना है। तो चॉइसेस आप लॉक करिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो साफ साफ लिखा है कि आफ्टर लॉकिंग 0 एडिट्स अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है। एक बार चॉइस लॉक हो गई, देयर इज नो चांसेस टू चेंज द चॉइसेस, ठीक है। अनलॉक चॉइस आर इग्नोर बाय द अलॉटमेंट जन, ठीक है। यूज मॉक राउंड, अब मॉक राउंड के बारे में बात करेंगे तो मैं भी करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, राइट। अब चॉइस फिल करते समय और क्या क्या चीज़ें और ध्यान रखनी है अपन को, वो भी देख लेते हैं। चॉइस करते समय मैंने आपको बोला कॉलेज का ध्यान रखिए, कॉलेज आपकी प्रेफरेंस कौन सी होती है। कॉलेज आपको मैंने बता दिया कैसे भरना है। हम तो टॉप से भरेंगे, मैं तो इंतजार मैं क्यों करूँ, मैं क्यों मानूँ कि भाई मेरी 13,000 रैंक है तो मुझे ये कॉलेज मिलने वाला है। मैं तो टॉप कॉलेज से भरना चालू करूँगा, टॉप कॉलेज की टॉप मोस्ट ब्रांच से मुझे चालू करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो कॉलेज फिलिंग आपको करनी है, ठीक है। अगर आपको इंस्टीट्यूट टाइप लेना है तो जे एडवांस, IIT में जाना है तो जे एडवांस चाहिए, ऑब्वियसली बात है। अगर आपको चाहिए JEE मेन रैंक रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें कुछ कोटा भी होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। हर स्टेट का कोटा होता है कॉलेजेस में, राइट। तो होम स्टेट कोटा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। होम स्टेट कोटा के बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे मैं भी मेरे पास एक बच्चा भी आया था थोड़े दिन पहले, तो 12th का स्टूडेंट था, तो वो 13 का स्टूडेंट था। तो मेरे को बता रहा था कि उसने 12th जो है वो सिक्किम से करी है, ठीक है। तो मैंने कहा यार 12th सिक्किम से क्यों करी, जबकि रहने वाला कोटा का बच्चा है। जब कोई बच्चा कोटा का रहने वाला है तो उसने 12th क्यों सिक्किम से करी। तो मुझे पता चला कि सिक्किम में जो होम स्टेट कोटा होता है, सिक्किम मतलब सिक्किम जो NIT होता है उसमें होम स्टेट कोटा होता है। अब उस बच्चे को वो कॉलेज मिल रहा है एक जो जनरल बच्चे की 40,000 रैंक पर, 40,000 रैंक पर। ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये तो मुझे भी अभी पता चला कि 40,000 रैंक पर, रिपीट कर रहा हूँ, 40,000 रैंक पर एक बच्चे को जो किसी और स्टेट का है, सिक्किम का नहीं है, किसी और स्टेट का है, 40,000 रैंक पर जो CS मिलती है सिक्किम NIT में। सिक्किम NIT में अगर आपको CS चाहिए तो लगभग 40,000 रैंक पर लगभग क्लोज हो जाता है। वो अगर बच्चा सिक्किम स्टेट से ही 12th देता है
तो उसको लगभग 1.25 लाख या 1.25 लाख 1.5 लाख तक भी मिल जाता है, इवन आगे की रैंक पर भी मिल जाता है। मतलब आप सोचिए, अगर आप सिक्किम स्टेट से 12 दे रहे हैं और आपकी 2 लाख रैंक आ गई तो भी आपको सिक्किम NIT के अंदर CS मिल जाता है। बाकी जनरली अगर मैं बात करूं तो 40,000 पे लगभग खत्म हो जाता है। तो ये एक समझने की जरूरत है कि होम स्टेट कोटा हमें पता होना चाहिए कि मेरे कोटा में मेरा जो होम स्टेट है वहां से मेरे को क्या क्या फायदे हैं। तो होम स्टेट में लगभग 50% कोटा होता है, तो विच इज नोन टू अस, वो हमें पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, है ना, इंक्लूड बोथ होम स्टेट एंड अदर स्टेट सीट इन ऑन लिस्ट। ये बहुत जरूरी है चॉइस फिल करते समय कि हमें पता हो कि मेरे होम स्टेट कोटा में मेरे पास क्या क्या चॉइस है, क्या वो चॉइसेस जो मैं चॉइस भर रहा हूँ उससे बेटर है क्या, तो उनका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा भरते समय। बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, उस पर एक चीज़ है, राइट। अच्छा ठीक है। अच्छा, ब्रांच फिलिंग। अब ब्रांच फिलिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि कॉलेज फर्स्ट ब्रांच सेकंड, राइट। ये एक बहुत बड़ा मतलब मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लेना चाहूँगा, यहाँ पे समझा देता हूँ। कॉलेज फर्स्ट, है ना, कॉलेज फर्स्ट और ब्रांच सेकंड, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉलेज फर्स्ट और ब्रांच सेकंड, राइट। इसको मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, मैं किस तरह सोचता हूँ, हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोग एग्री नहीं करते हो और कुछ लोग एग्री भी करते होंगे, दोनों बातें हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि मान लेते हैं कि अगर आपका माइंडसेट है कि मुझे जॉब पे ही जाना है ना, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि मुझे जॉब ही करनी है सर, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी, फर्दर मुझे कोई स्टडीज़ में नहीं जाना और मुझे तो सर जॉब ही करनी है, तो उस केस में फिर मैं आपको कहूँगा, अगर आपको एक IIT कॉलेज में, है ना, माइनिंग मिल रहा है, मान लो आपको एक टॉप IIT में आपको माइनिंग मिल रहा है और एक अच्छे NIT में आपको CS मिल रहा है, तो यू शुड गो फॉर NIT CS, ठीक है, क्योंकि आपको जॉब तो करनी है, आपको जॉब को करना है, आपको फर्दर स्टडीज़ में नहीं जाना। पर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो उसको लगता है कि जैसे मुझे IAS में जाना है, IAS के एग्जाम बहुत सारे IIT क्लियर करते हैं, या फर्दर मुझे MS करना है किसी अच्छे कॉलेज से, तो फिर मैं कहूँगा कि येस यू शुड गो फॉर IIT, है ना, फिर आपको IIT के लिए जाना चाहिए। तो बहुत क्लियर रखते हैं कि हमारा आगे का टारगेट क्या है। हमारा आगे का टारगेट जॉब है, तो आपको डिसीजन ऐसे लेना होगा। अगर आपका आगे का टारगेट नहीं, मुझे फर्दर स्टडीज़ में जाना है, तो देन यू शुड गो फॉर IIT, क्योंकि देखो IIT का नाम बड़ा है, नो डाउट, है ना। आप चाहे कितने भी अच्छे NIT से हो, लेकिन IIT का नाम बड़ा होता है, तो आप बाहर जाके बोलते हैं IIT तो थोड़ा वो ज़्यादा साउंड अच्छा करता है, और फर्दर स्टडीज़ में भी IIT का थोड़ा फायदा मिलता है। तो अगर आपको फर्दर स्टडीज़ में जाना है तो फाइनली IIT पे जाइए। अगर आपको जॉब में जाना है, बिल्कुल क्लियर है, तो भैया आप उस केस में फिर आप देखिए कि एक IIT में मुझे सिविल मिल रहा है, या IIT में मुझे माइनिंग मिल रहा है, या IIT में मुझे सेरेमिक मिल रहा है, या IIT में मुझे केमिकल मिल रहा है, और किसी अच्छे NIT में, बहुत बढ़िया NIT में मुझे अगर CS मिल रहा है या AI मिल रहा है, देन आई शुड मैं सजेस्ट करूंगा कि CS और AI के लिए जाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये बहुत सारे लोगों से वेरी कर सकती है, तो अपना डिसीजन आपको खुद लेना है, ये हम सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, राइट। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, पॉपुलर वर्सेस सेफ ब्रांचेस, है ना। पॉपुलर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? CS, IIT, CSE, दीज आर द पॉपुलर ब्रांचेस, आपको पता ही है, ठीक है। और सिविल और मैकेनिकल केमिकल जो है, दीज आर द थोड़ा सा कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो थोड़ा लोअर ब्रांचेस में हम काउंट करते हैं, राइट। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा जो कंपैरिजन था वो मैंने बता दिया है। CS एट NIT इवन बिलो टारगेट कुड नॉट ओपन इन लेटर राउंड्स, ठीक है। मतलब उसने एक बात और बोली है कि जो टॉप NITs की CS होती है वो जल्दी भर जाती है, बाद में ओपन नहीं होगा, वो पहले ही भर जाएगी, खत्म, तो उसका मतलब काम खत्म, राइट। चलिए, अब आते हैं हम डेट्स पर, है ना, हम डेट्स पर आ जाते हैं। अब होता क्या है, एक होता है मॉक राउंड, है ना। तो मॉक राउंड का समझते हैं कि मॉक राउंड क्या होता है। देखिए, समझ लें, होता क्या है, जब आप चॉइस फिल करोगे, है ना, जब आप चॉइस फिल करोगे, है ना, चॉइस फिल कर दोगे, हो गया, अब चॉइस फिल करा आपने, है ना, फिर चॉइस हो गया आपकी लॉक्ड हो गई, है ना, ठीक है। चॉइस फिल और लॉक के बीच में, है ना, चॉइस फिल और लॉक के बीच में, इनके बीच में बता रहा हूँ, है ना, बिटवीन द चॉइस फिल एंड लॉक, ठीक है ना। जैसे आपने चॉइस फिल करी और लॉक होने के बीच में, ये दोनों के बीच में, है ना, दो मॉक राउंड होते हैं। दो क्या होते हैं? दो मॉक राउंड होते हैं। चॉइस फिल और लॉक होने के बीच में दो मॉक राउंड होते हैं। दो मॉक राउंड क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। इसमें क्या होगा, जब आप क्या करोगे, आपने चॉइस फिल कर दी, चॉइस फिल करने के बाद मॉक राउंड 1 होगा 9 जून के आसपास, ये टेंटेटिव डेट है हमारे पास, ध्यान रखिएगा। और दूसरी डेट हमारे पास है 11 जून 2026, ये भी एक टेंटेटिव डेट है, क्योंकि अभी तक जोसा की साइड पे कोई उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया है कि डेट्स क्या रहने वाली हैं। तो ये टेंटेटिव डेट्स मेरे पास हैं, हमने टेंटेटिव रखा है, लगभग लास्ट ईयर के आइडियाज हमने लगाया है, ये डेट्स हैं। इसमें होता क्या, मॉक राउंड में जैसे आपने चॉइस फिल कर दी, तो चॉइस फिल करने के बाद जब आप चॉइस फिल करोगे तो जो मॉक राउंड 1 होगा उसमें आपको एक कॉलेज दिखाया जाएगा कि भैया मॉक राउंड 1 में आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। जैसे ही आप चॉइस फिल करोगे, चॉइस फिल करने के बाद मॉक राउंड 1 होगा, मॉक राउंड 1 में आपको बताया जाएगा कि यार ये कॉलेज आपको अलॉट हो गया। लेकिन ये जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है ये सिर्फ टेंटेटिव है, अलॉट नहीं हुआ है। मॉक राउंड का मतलब होता है, मॉक राउंड को बच्चों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आप तो प्रॉपर तरीके से चॉइस फिल करो और प्रॉपर तरीके से चॉइस फिल करके मॉक राउंड के दोनों मॉक राउंड का अच्छे से समझिए, क्योंकि मॉक राउंड 1 में आपको पता चल जाएगा टेंटेटिव कौन सा कॉलेज मिल रहा है, मॉक राउंड 2 में कौन सा कॉलेज मिल रहा है, टेंटेटिव मिल जाएगा। हाँ, पर ये कंफर्म नहीं होता, ये सिर्फ
ये टेंटेटिव है लेकिन काफ़ी हद तक क्लियर है। जैसे मान लो इसके चांसेस कैसे हो गए, 90% चांसेस हैं कि आपको शायद यही मिले, राइट। तो मॉक राउंड का मतलब होता है गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी देती है कि जो चॉइस आपने भरी है उस चॉइस के बेस पर आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं, वो आपको दिखा देगा मॉक राउंड में आपको ये कॉलेज मिल सकता था। अगर आपने ये चॉइस भरी है तो आपको कॉलेज लिखा हुआ आएगा कि सर मॉक राउंड में आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ, पर ये कॉलेज जो अलॉट हुआ ये कॉलेज अलॉट एक्चुअल में नहीं हुआ है, ये सिर्फ बताया जाता है कि टेंटेटिव ये अलॉट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे 2 मॉक राउंड देते हैं ताकि बच्चा जो भी गलती करनी हो, जो उसने मिस्टेक्स की हो, है ना, ये मैं गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप मानता हूँ कि इससे बच्चे को पता चल जाता है कि उसने मैंने क्या मिस्टेक करी है और आगे मुझे एक्चुअल जब मैं चॉइस लॉक करूंगा तब मुझसे कोई गलती ना हो। तो 2 मॉक राउंड है, इन मॉक राउंड का पर्पस आप समझ में आ गया होगा, ये मॉक राउंड जरूर ध्यान रखिएगा, राइट, समझ में आ गया। चलिए अब बात आती है, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि जब आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी, जब आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी, लगभग चॉइस लॉक होने की डेट मेरे ख्याल से लगभग 12 तारीख मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें 9 और 11 दिखा रखा था मॉक राउंड का। इसका मतलब मैं मान के चलता हूँ कि 12 तारीख की शाम तक लगभग आपका चॉइस लॉक हो जाएंगी और चॉइस लॉक होने के बाद 13 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये सिर्फ टेंटेटिव डेट्स है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये टेंटेटिव डेट्स हैं, एग्जैक्ट डेट हमारे पास नहीं है क्योंकि जोसा की साइट पर कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है हमारे पास अवेलेबल। ये टेंटेटिव डेट्स हैं कि राउंड 1 मान लेते हैं कि 13 तारीख को राउंड 1 जो खत्म हो गया, 13 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा और 13 तारीख को रिजल्ट आने के बाद जैसे ही 13 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा और आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको उसकी सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी पड़ेगी, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी पड़ेगी, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी पड़ेगी। वो लगभग 17 जून के आसपास होगी, ठीक। जैसे ही फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है और आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको उसकी सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी पड़ेगी, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, वो हम चीज़ें बाद में देखेंगे। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, देखिए अच्छे से मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। जैसे मान लेते हैं अलॉटमेंट रिजल्ट जो भी रिजल्ट होगा, है ना, तो जैसे आपका रिजल्ट आएगा, है ना, राउंड 1 का हम टेंटेटिव डेट लेके चलते हैं, फिर राउंड 2 दोबारा चालू होगा। राउंड 2 का मतलब वो भी आपको पता है टोटल 6 राउंड होते हैं, है ना। तो पहले राउंड में आपको मिल गया, कुछ भी मिलेगा, जो भी मिला, फिर सेकंड राउंड होगा उसका रिजल्ट आएगा, फिर थर्ड राउंड होगा उसका रिजल्ट आएगा, फिर फोर्थ राउंड होगा उसका रिजल्ट आएगा, फिफ्थ राउंड होगा उसका रिजल्ट आएगा और 6th राउंड होगा उसका रिजल्ट आएगा। टोटल 6 राउंड होते हैं। टोटल कितने राउंड होते हैं? टोटल 6 राउंड होते हैं, राइट। अब बच्चे को क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं आपके पास जब कॉलेज आपको मिलेगा तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। एक इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है चूज फ्रीज, फ्लोट और साइट। एक तो ये चीज़ दिख रही है, ठीक है, समझ में आ गया। एक आपको लिखा है पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, ठीक है। एक आपको लिखा है अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, राइट। और एक लिखा है रेस्पॉन्स टू पोर्टल क्वेरीज, राइट। इसको समझाता हूँ, ये बहुत डिटेल में हम समझते हैं। देखिए होता क्या है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास क्या होगा मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपका कॉलेज अलॉट हो गया, है ना, जैसे आपका कॉलेज अलॉट हो गया, है ना, कॉलेज अलॉट होते ही आपको भाई अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, है ना, अलॉटमेंट लेटर मिलेगा कि भैया ये कॉलेज अलॉट हुआ है, राइट। अब आपको करना क्या होगा, उसमें सबसे पहले आपको एक सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी पड़ती है, वो फीस हम आपको बता देंगे कितनी है। तो आपको एक तो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी है, SAF, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको क्या करना है, अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, अपलोड करने हैं, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फीस आपने कर ली जमा, ये कर लिया। इसका एक ऑप्शन आता है स्लाइड, फ्रीज और फ्लोट। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये स्लाइड, फ्रीज और फ्लोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो आपके सामने आएगा। ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं आपका जो सपना था वो था कि IIT दिल्ली में आपको मैकेनिकल मिल जाए, ठीक है। आपका सपना था कि IIT दिल्ली में आपने मैकेनिकल मिल जाए, ठीक है। आपका सपना IIT दिल्ली में मैकेनिकल मिल जाए और किस्मत से आपको IIT दिल्ली का मैकेनिकल ही मिल गया पहले ही राउंड में। अब आप चाहते हो कि मुझे तो भैया अब नहीं चाहिए, जिंदगी में मेरा जो सपना था पूरा हो गया, मुझे IIT दिल्ली मैकेनिकल चाहिए था, तो अब तुरंत इसको फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज का मतलब ये है कि अब ये कॉलेज आपका हो गया, अब आप इस कॉलेज के हो गए, कॉलेज आपका हो गया, खत्म। फ्रीज का मतलब मुझे कॉलेज मिल गया, मुझे समझ में आ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये बढ़िया कॉलेज है, मुझे यही चाहिए था, जीवन का सपना पूरा हुआ, फ्रीज करिए। फ्रीज का मतलब तुरंत खत्म, ये कॉलेज आपका, डन, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपके सारे राउंड खत्म, यहीं पर आपका फ्रीज हो गया। फ्रीज का मतलब जो आपको कॉलेज चाहिए था, अगर वही कॉलेज आपको मिल गया है तो दैट मीन्स आपको फ्रीज करना है। फ्रीज का मतलब वो कॉलेज आपका, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन आता है स्लाइड और फ्लोट। फ्लोट का क्या मतलब है, फ्लोट का मतलब ये है, समझना, फ्लोट का मतलब ये है, एक बच्चे ने 4 चॉइसेस भरी। कौन कौन सी चॉइसेस भरी, उसने बोला IIT दिल्ली में CS भरा, ठीक है, समझ में आ गया, और IIT दिल्ली में मैकेनिकल भरा, ठीक है, और IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल भरा। कुछ और चॉइसेस, मेरे रफ आइडिया आपको समझा रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं आपको, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना फ्लोट का ऑप्शन तभी होगा,
फ्लोट का ऑप्शन ध्यान रखना। फ्लोट का ऑप्शन का मतलब क्लियर रखिएगा, जो आपने चॉइसेस भरी हैं, तो जो कॉलेज आपको मिला है ना, उससे ऊपर वाला कॉलेज आपको मिल सकता है, उसके नीचे वाले कॉलेज भूल जाओ। फ्लोट का मतलब जो चॉइसेस आपने भरी हैं, अगर आपने मान लेते हैं 100 चॉइसेस भरी थी और 100 चॉइस में आपका 50वें नंबर का कॉलेज मिल गया, तो जब आप फ्लोट करोगे तो इससे ऊपर वाले कॉलेज ही आपको मिल सकते हैं, इससे नीचे वाले कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे। फ्लोट का मतलब है कि जो मुझे 50वें नंबर पे कॉलेज मिला, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे कम समझ में आ रहा है, पर मैं चाहता हूं कि मैंने जो ऊपर की चॉइसेस भरी हैं उनमें से और कोई बेटर कॉलेज मिल जाए। तो फ्लोट का मतलब होता है जो आपको मिला है उससे ऊपर अगर आपको जाना है, अगर आपको उस चॉइस से ऊपर जाना है तो आप फ्लोट पर जाइए। ठीक है, फ्लोट का मतलब ध्यान रखिए, अगर आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है और आपको लगता है कि आपने जो कॉलेज मिला उस कॉलेज से बेटर चॉइसेस आपने ऊपर भरी हुई हैं, तो फ्लोट करिए तुरंत। ठीक है, और फ्लोट चलता रहेगा 6 राउंड तक, है ना, 6 राउंड तक चलता रहेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो कोई कॉलेज आपका अलॉट हो गया, मान लो ये आपका कॉलेज अलॉट हो गया, तो बच्चे को डर लगता है यार सर मैं फ्लोट कर दूंगा तो कहीं मेरे हाथ से कॉलेज तो नहीं निकल जाएगा। नहीं, ये कॉलेज तो है ही आपके पास, उससे बेटर मिल गया तो ये हाथ से निकल के दूसरा बेटर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कुछ बेटर नहीं मिला तो ये कॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? फ्लोट मतलब जो आपने भरा था, जो अलॉट हुआ, उस अलॉट से ऊपर वाले कॉलेजेस को अगर आपको चाहिए तो फ्लोट करिए। अगर आपको जो कॉलेज मिला आपसे खुश हैं तो भैया फ्रीज करिए। अब आता है स्लाइड। स्लाइड का मतलब क्या है? स्लाइड का मतलब मैं आपको समझाता हूं, व्हाट इज मीन्स ऑफ स्लाइड। आप रुड़की के रहने वाले थे, ठीक है, आप रुड़की के रहने वाले हो और आईआईटी रुड़की में आपको मिला केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, आईआईटी रुड़की में आपको मिला केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब चूंकि आपको रहना तो रुड़की में ही है और आपको आईआईटी रुड़की ही चाहिए था, पर चूंकि आईआईटी रुड़की में आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिला, पर आपका सपना था कि आईआईटी रुड़की में मुझे मैकेनिकल मिल जाए, आईआईटी रुड़की में मुझे मैकेनिकल मिल जाए या इलेक्ट्रिकल मिल जाए या सीएस मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपको सेम ही कॉलेज में ऊपर जाना है, तो स्लाइड करिए। स्लाइड का मतलब क्लियर रखिएगा, स्लाइड का मतलब है सेम ही कॉलेज में अगर आपको ऊपर जाना है। अगर मैं आईआईटी रुड़की की केमिकल से खुश नहीं हूं और मुझे लगता है कि आईआईटी रुड़की की मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस मुझे मिल सकता है, उसी कॉलेज में अगर आपको ऊपर जाना है तो स्लाइड करिए। तो क्लियर रखिएगा, सेम कॉलेज में अगर ऊपर जाना है तो स्लाइड करते हैं, आपको कॉलेज पसंद आ गया तो फ्रीज करिए, और आपको लगता है नहीं मुझे जो कॉलेज मिला है उससे मैं खुश नहीं हूं पर मैंने उससे ऊपर बेटर कॉलेज मिले हैं, और तो आपको फ्लोट करना है। ठीक है, क्लियर रखते हैं मेरे ख्याल से, फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड क्लियर रखें, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बहुत चीज़ें हम क्लियर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फीस मैंने आपको बता दिया, जैसे आपको कॉलेज अलॉट होगा आपको ये करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेरीज भी पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा जब तक कि जोसा की काउंसलिंग चलती है। जोसा की काउंसलिंग चलते समय बहुत एक्टिव रहिए, मेल पर आपको रिस्पॉन्स आएगा, उसकी तुरंत जो भी क्वेरीज होंगी उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करिएगा। ध्यान रखिएगा, ये एक छोटी मिस्टेक आपका पूरा करियर चौपट कर सकते हैं, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। राइट, ठीक है, फ्रीज फ्लोट में समझा चुका हूँ, फ्रीज फ्लोट स्लाइड का क्या मतलब है। ठीक है, आई एम हैप्पी लॉक मी, फ्रीज मतलब मैं खुश हूं भैया लॉक कर दो। ठीक है, एक्सेप्ट प्लस ट्राई फॉर एनीथिंग बेटर, अगर एक्सेप्ट तो कर लिया पर मैं उससे बेटर के लिए जाना चाहता हूं तो फ्लोट करिएगा, मैं समझा चुका हूं। स्लाइड का मतलब होता है सेम इंस्टीट्यूट में बेटर ब्रांच के लिए जाना चाहते हैं तो हम स्लाइड करेंगे। राइट, चलिए। अच्छा, जो फीस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। बेसिकली एक सीट एक्सेप्टेंस फीस है जो आपको जमा करानी पड़ेगी अलॉटमेंट होते ही। जैसे आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होगा तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी पड़ेगी। वो लगभग 35,000 होगी जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और SC ST कैटेगरी के लिए लगभग 15,000 रुपये फीस है। ठीक है, इसमें से 5,000 रुपये जो फीस है विच इज़ नॉन रिफंडेबल फीस है, जो कि जोसा की काउंसलिंग की प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ली जाती है। इस तरह से यहाँ पर भी 5,000 जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। तो बहुत क्लियर रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? राइट, समझ में आ गया। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं, सर बताइए ना डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं। तो 10th की मार्कशीट क्लास की, ठीक है, जेई मेन का 2026 का, जेई मेन का और जेई एडवांस का व्हाटएवर 2026 का एडमिट कार्ड जमा कराइए, आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जमा कराइए, फोटो आईडी प्रूफ यानी आधार और पासपोर्ट जो भी आपके पास है, ऑब्वियसली बात है आधार सबके पास होता है वो कराइए, क्लास 12th की मार्कशीट कराइए, जेई एडवांस 2026 का कराइए। ठीक है ना, PW सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, और अगर आपके पास कोई कैंसिल चेक है तो उसके लिए भी, क्योंकि कल को कोई रिफंड आता है, कल को कोई बैंक का मतलब रिफंड आता है, आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी बाद में जाके, जैसे इनिशियली आपने पैसे जमा करा दिए, फिर आपने राउंड के बाद, पर्टिकुलर राउंड के बाद आपने बोला कि मैं तो ले ही नहीं रहा कॉलेज, तो जो पैसा रिफंड आएगा ना वो आपका, वो इस अकाउंट में आएगा जिसका आप कैंसिल चेक देंगे। राइट, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है विड्रॉल व्हेन एंड हाउ टू एग्जिट जोसा। राइट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर मैं जोसा से कब एग्जिट कर सकता हूँ। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, क्योंकि आप तो चले जा रहे हो, 6 राउंड है सर, ये कोई थोड़ी ना है, रेस थोड़ी ना है कि भाई सारे राउंड पार्टिसिपेट करूंगा। अगर आप हैप्पी हो तो आप एग्जिट करो ना, क्या दिक्कत आ रही है। अगर आप हैप्पी नहीं हो तो आप लास्ट राउंड तक जाइए, अदरवाइज क्यों जरूरत है जाने की। ठीक है, देखिए IITs में क्या है ना,
एग्जिट विंडो फॉर एसएएफ रिफंड अप टू राउंड 4 ओनली, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स इंपॉर्टेंट। आईआईटी में अगर आप जा रहे हो तो चौथे राउंड तक ही आप विड्रॉल कर सकते हो। आपका 4th राउंड खत्म हुआ, मतलब चौथे राउंड तक ही आप इसकी जो फीस है ना, एसएएफ जो आपने भरा, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो आपने भरी थी वो रिफंड हो जाएगी चौथे राउंड तक। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखिए अगर आप आईआईटीज के लिए जा रहे हैं तो। इफ यू आर गोइंग फॉर आईआईटीज तो चौथे राउंड तक आपकी सीट रिफंड हो पाएगी, अगर पैसा नहीं तो अदरवाइज विड्रॉल अवेलेबल ओनली अप टू राउंड 5। ठीक है, समझ में आ गया। ये एग्जिट विंडो फॉर एसएएफ रिफंड ये उसके लिए बोला गया है। ठीक है, विड्रॉल अवेलेबल ओनली अप टू राउंड 5, नो विड्रॉल आफ्टर राउंड 6। ठीक है, समझ में आ गया, कोई रिफंड नहीं होगा। और जनरली क्या होता है 7,000 रुपये वो काट के देते हैं, है ना, जैसे मान लो लगभग 7,000 रुपये टोटल कुछ काट वाट के आपको दे देंगे। अमाउंट थोड़ा वेरी भी कर सकता है, हमने जो डेटा हमारे पास अवेलेबल था उसके हिसाब से आईडी लगाया है। एग्जैक्ट डेटा आपको पड़ेगा जोसा की साइट से, आप जब देखेंगे तो पता चल जाएगा कितना पैसा आपको रिफंड करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। और इसमें ध्यान रखिए एग्जिट है ना, इसमें लिखा है कैन विड्रॉल फ्रॉम राउंड 2 ऑनवर्ड्स, राउंड 2 ऑनवर्ड से आप विड्रॉल करना चालू कर सकते हैं। समझ में आ गया, फाइनल राउंड तक आप जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें और इसमें एक फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है, बेसिकली क्या होता है कि जो छठा राउंड होगा, ये तो बोलते हैं एनआईटी वाले कि हम तो छठे राउंड के बाद भी आप विड्रॉल कर सकते हो। आईआईटी वाले बोलते हैं 5वें राउंड के बाद कोई विड्रॉल ही नहीं है, 5वें राउंड के बाद कोई विड्रॉल ही नहीं है। समझ आ गया, अगर आपको यहाँ फीस चाहिए तो चौथे राउंड तक विड्रॉल कर लो, फीस नहीं चाहिए तो 5वें राउंड के बाद, फिर उसके बाद विड्रॉल का कोई ऑप्शन नहीं। ये कहता है कि छठे राउंड तक आप विड्रॉल कर सकते हो, तो यहाँ थोड़ा सा फर्क आता है। तो इवन राउंड 6 विड्रॉल इज परमिटेड फॉर एनआईटीज, इवन 6 राउंड तक भी आप एनआईटीज के लिए परमिसिबल हो, आप विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 5वें राउंड के बाद कोई विड्रॉल नहीं होगा, ये आईआईटी में ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रखे हैं, आप देख लीजिए, इसका शॉर्ट लीजिएगा। क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, वॉटेवर, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये सब आप लोगों ने कलेक्ट कर ही ली होंगी, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई चैलेंज है भी नहीं, तो ये सब आपके पास होना भी चाहिए, राइट। अच्छा, ओके। अब क्या क्या चीज़ें जो हमें जोसा 2026 में नहीं करनी है, वैसे तो मैं सारी चीज़ें बोल चुका हूँ जोसा 2026 में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, फिर भी ध्यान रखिएगा क्या क्या बोला है मैंने। अनलॉक्ड, ऑलवेज लॉक, आप लॉक करिए, आप लॉक करिए, उसके लॉक होने का इंतजार मत करिए, आप तो लॉक करिए। ठीक है, समझ में आ गया। डॉक्यूमेंट अपलोड करना भूल गए, निपट गए आप। डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, समझ में आ गया। पोर्टल की क्वेरी, इसको अगर आपने इग्नोर कर दिया फिर निपट गए। कल को उसने कुछ ऐसी क्वेरी पूछ ली और आपने रिस्पॉन्स नहीं करा, मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर साल की कहानी है बच्चों, हर साल की कहानी ऐसा होता ही है। मैं नहीं कह रहा कि सारे ऐसा करते हैं, है ना, पर वो कहता है ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो वो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला जो केस है ना बेटा, कुछ बच्चों के साथ होता है हर साल, मानते नहीं है बच्चे। इसलिए कह रहा हूँ भैया, पोर्टल पे कोई क्वेरी आ रही है तो तुरंत रिप्लाई करिए, उसको इग्नोर मत करिए। ठीक है, समझ में आ गया। और CSAB एक स्पॉट राउंड होगा जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और जो CSAB का स्पॉट राउंड होता है वो NITs बच्चे हुए, जो NITs में जो ब्रांच बच जाती हैं, या जो भी हमारे पास जो कॉलेज हैं जो JEE मेन के थ्रू जाते हैं, उसमें जो रैंक कॉलेजेस में जो सीटें बच जाती है उसके लिए एक स्पॉट राउंड होता है, विच इज़ फॉर NITs के लिए होता है, IIT के लिए नहीं होता। उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको छठे राउंड तक कुछ भी नहीं मिलता तो ये इग्नोर नहीं करना है सब चीज़ें। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा जैसे एक सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कराने की डेट होती है, तुरंत पैसा जमा कराइए। ठीक है ना। अच्छा, फ्रीज का ऑप्शन तुरंत क्लोज नहीं करना चाहिए। फ्रीज का ऑप्शन तभी क्लोज करें जब आप बिल्कुल हाईली सेटिस्फाइड हो कि सर अब तो मज़ा ही आ गया जीवन में, मेरा तो पूरा सपना ही पूरा हो गया, तो ठीक है भैया फ्रीज कर ले। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, ध्यान रखें विड्रॉलिंग फ्रॉम IITs आफ्टर राउंड 5। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, IIT में 5th राउंड के बाद कोई विड्रॉल अलाउड नहीं है। NITs में 6 राउंड के बाद विड्रॉल अलाउड है, लेकिन IIT में विड्रॉल अलाउड नहीं है। तो जो भी IIT का डिसीजन लेना हो भैया उसके हिसाब से प्लान करिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। और देयर इज नो कन्फ्यूजन बिटवीन फ्लोट एंड स्लाइड। ध्यान रखें, फ्लोट और स्लाइड में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट ये स्लाइड है जो काम की है, बहुत ज़्यादा काम की। इसको ध्यान से देखिए, ये वो मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, हमें नहीं करनी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। डेट्स हमारे पास हैं, 1 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, 8 जून को मॉक अलॉटमेंट होगा, 11 जून को रजिस्ट्रेशन चॉइसेस फिलिंग क्लोज हो जाएंगी, है ना, 24 जून को राउंड 2, है ना। ठीक है, ये सब डेट्स हैं, ये सब टेंटेटिव डेट्स हैं जो हमारे पास हैं, है ना। मॉक अलॉटमेंट 2 जो होगा लगभग 10 तारीख को मान के चलते हैं, 10 और 11 वॉटेवर, ये सब टेंटेटिव डेट्स हैं। ठीक है, हम मान के चलते हैं 11 तारीख को चॉइसेस फिलिंग क्लोज हो जाएंगी, 13 तारीख को राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा, हम ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, फिर राउंड 2, फिर राउंड 3, राउंड 4 ऐसे चलता जाएगा। उसके बाद आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा कॉलेज में जाने का। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब प्रोसेसेस हैं,
राइट, ठीक है। जोसा की बात करता हूँ, जोसा की साइड ये रही, आप जहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। जेईई मेन स्कोर बिट यहाँ पर अगर आपको NIT IIT और GFT में जाना है तो 100% है, ठीक है। समझ में, एलिजिबिलिटी ये सब मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, इसमें कोई बात नहीं मुझे करनी नहीं है, राइट, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम इंडिया में होते हैं जिनकी अलग अलग सेपरेट काउंसलिंग होती है। अगर मैं आपको बता दूँ तो एक तो CACB स्पेशल, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जैक दिल्ली होता है, जैक दिल्ली आपको पता होगा, जैसे आपको DTU में एडमिशन लेना है ना, या आपको अगर IIIT दिल्ली में एडमिशन लेना है, या इंदिरा गांधी जो वुमेंस कॉलेज है वहाँ पे लेना है, तो उसके अलग से काउंसलिंग होती है। जैक चंडीगढ़ अलग से होता है, UP का एक अलग से हो गया, MSCT का अलग हो गया, MP का अलग हो गया। ये सब डेट्स हमारे पास हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भैया ये सब डेट्स हैं, रीप है। जैसे राजस्थान के कॉलेज में अगर आपको जाना है ना, कई बार क्या होता है बच्चे को, जैसे मान लो जेईई मेन के थ्रू अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, तो स्टेट कॉलेजेस में आप जा सकते हैं, तो उनकी सेपरेट काउंसलिंग होती है। सेपरेट काउंसलिंग के लिए अलग अलग डेटा हमने आपको दे रखे हैं, वो आप देख सकते हैं, राइट। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये लीजिए। अच्छा, PAF है ना, ओके। PAF का मतलब आपको एक और जो, जैसे मान लो आपको सीट समझ में आ गई है ना, तो जो सीट, जैसे मान लो आपको जो 70,000 रुपये मान लो फीस करनी थी, अब 70,000 रुपये में से आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करी थी वो आपने जमा कर दी। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस के अलावा जो रिमेनिंग डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पर जमा कराना पड़ेगा। तो वो अमाउंट होगा, वो अलग अलग अमाउंट आपको दे रखे हैं। अगर 20,000 के लिए है ना, ठीक है, जो आपको दे रखा है, तो ये आपको देना पार्शियल एडमिशन फीस इसे बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं पार्शियल एडमिशन फीस, ठीक है ना, पार्शियल एडमिशन फीस, ठीक है, इसे बोला जाता है पार्शियल एडमिशन फीस, ठीक है ना। और ये फीस हम एडजस्ट करेंगे जब आप पूरी फीस जमा करानी होगी। मान लीजिए कॉलेज की फीस जो आपके पास 2 लाख रुपए है सपोज, ठीक है ना, 2 लाख रुपए है ना। अब आपने जोसा काउंसलिंग में जो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कराई थी वो, और ये जो फीस है इसको हटा के बचा हुआ पैसा आपको फिर बाद में डिपॉजिट कराना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये सेपरेट फीस आफ्टर राउंड 6 टू सिक्योर, ये लिखा है PAF इज अ सेपरेट फीस पेड आफ्टर राउंड 6 टू सिक्योर योर NIT प्रोसीड बिफोर फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। एंड बोथ आर एडजस्टेड अगेंस्ट फाइनल ट्यूशन फीस। जो फाइनल आपका पैसा लगता है कॉलेज का, जो भी फीस होगा सेमेस्टर का, वट ये वाला पैसा और जो पहले वाला पैसा था वो दोनों एडजस्ट कर दिए जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि सर मेरे पैसे का नुकसान हो गया, नहीं भैया, पैसे का नुकसान कैसे करने देंगे आपका, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो ये आपका जमा हो जाएगा, राइट, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, PAF वर्सेस SAF, आपको मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया क्या क्या है, समझ में आ गया। SAF का मतलब था हमने सीट एक्सेप्ट की उसका पैसा, और ये वो है पार्शली एक्सेप्टेंस फीस जो आपको देनी है, एडमिशन फीस जो देनी है, राइट। चलिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जोसा की काउंसलिंग के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से रेडी हैं, है ना। पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है कि कौन से सीक्वेंस में कॉलेज की ब्रांच भरनी चाहिए, बस हमने ये चीज़ हमने नहीं बताई है। पर मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है अपना करियर, बहुत इंपॉर्टेंट है जोसा काउंसलिंग। अपने पेरेंट्स की एडवाइस के बिना आप इसे ना भरें, अपने पेरेंट्स को साथ लेके रखिए। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया जोसा काउंसलिंग बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी एक गलती उसका करियर बर्बाद कर सकती है। तो मैं चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं या बड़े भाई बहन जो भी हैं बच्चे के साथ, वो लगे रहें, उसकी जो वो चॉइस फिल कर रहा है उसको देखिए, हर चीज़ को बहुत बारीकी से जाँच करिए, उसके बाद जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि एक भी गलती हमें भारी पड़ सकती है। तो मुझे सुनने के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।